हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि वीडियो को यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हम लोगों को भी इससे लाभ हो। ठीक है, अब देखेंगे आज का जो चैप्टर है वह भूगोल से संबंधित है और चैप्टर का नाम है ब्रह्मांड, आकाश गंगा एवं तारे। ठीक है, और यह जो ब्रह्मांड, आकाश गंगा एवं तारे हैं भूगोल से संबंधित तो है ही, यह साइंस से भी संबंधित है। यानी भूगोल में ये इसको भूगोल में भी पढ़ ले और साइंस में, तो जब भूगोल में पढ़ लेंगे तो फिर साइंस में पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो आइए हम एक एक करके देखें कि ब्रह्मांड क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे, इसका फंक्शन कैसा। ठीक है, आइए देखते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड या यूनिवर्स। ठीक है, पहला ही प्रश्न बनता है कि ब्रह्मांड क्या है। क्या है ब्रह्मांड, क्या है। दूसरा प्रश्न बनता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होता है। ठीक है, और यह कैसे फंक्शन करता है। तो आपको बता दें, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है। मान लो, लेट्स सपोज दैट यह ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में हम खड़े हैं और इस बिंदु पर हम खड़े हों या आप खड़े हैं तो यहाँ से जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वो सारा का सारा जो है ब्रह्मांड है। यानी देखेंगे, आप छत पे खड़े हों या फील्ड में खड़े हों या खेतों में खड़े हों, मैदान में खड़े हैं, तो वहाँ से देखेंगे क्षितिज तक दिखाई पड़ता है। वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ से अलग दिखाई पड़ता है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड जहां से हमें दिखाई पड़ता है, जहां तक कहिए, जहां तक हमें दिखाई पड़ता है, जहां तक हमें दिखाई पड़ता है, प्लस अंतरिक्ष यानी स्पेस। अंतरिक्ष यहां से हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अंतरिक्ष प्लस इसमें जो समस्त ऊर्जा है पृथ्वी पर, और पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जो समस्त ऊर्जा है वो, और प्लस जो समस्त पदार्थ है वो सारा चीज जो है ब्रह्मांड में समाहित है। ये सारा चीज किसमें है? ब्रह्मांड में समाहित है। और आपको बता दें, इस ब्रह्मांड का निर्माण जो है आज से 13 से 14 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे, आखिर ये ब्रह्मांड बना कैसे। और ये भी होता है कि ये भी हाइपोथेसिस है कि ब्रह्मांड से पहले क्या। एक हमारे वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग्स, तो स्टीफन हॉकिंग्स और इनके जैसे कई वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं। ठीक है, और ब्रह्मांड, तो आज ब्रह्मांड है तो आप देखते हैं कि समस्त पदार्थ जितने भी मैटर हैं वो सब ब्रह्मांड में हैं। हमारे यहाँ जो भी मैटर आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब ब्रह्मांड में, समस्त ऊर्जा ब्रह्मांड में है। अंतरिक्ष को भी जोड़ लेते हैं और जहाँ तक हमें दिखाई पड़ता है ये सारा का सारा पार्ट हिस्सा है तो इस यूनिवर्स या ब्रह्मांड के। तो अब देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होता है। इसकी उत्पत्ति देखें ब्रह्मांड की, देखेंगे उत्पत्ति कैसे होता है। तो कहता है कि एक वैज्ञानिक, एक मत है, फर्स्ट मत है एडविन हब्बल वैज्ञानिक है। और एडविन हब्बल ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और वह आकाश गंगाओं के विस्तार से जोड़ करके देख रहा है। जैसे मान लो हम बैलून लेते हैं और बैलून में आप देखेंगे कि बैलून में जब छोटा होता है, बैलून इतना छोटा होता है, अगर उसको ना फुलाएं तो बैलून इतना छोटा होता है और उस पर बहुत सारे बिंदु डाला रहता है। और जैसे ही हम बैलून को फुलाते हैं बैलून बड़ा होता जाता है, तो वो जो पॉइंट है या वह जो चित्र है वो बड़ा होते चला जाता है। तो उसने कहा, एडविन हबल ने कहा कि जस्ट बैलून की तरह आकाश गंगा इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन यह जो परिकल्पना है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाई। एक दूसरी परिकल्पना आती है, उसका नाम है बिग बैंग।
बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत। और यह बेल्जियम का पादरी था, बेल्जियम का पादरी जॉर्ज लेमेंटेरे ने बिग बैंग सिद्धांत दिया, बिग बैंग थ्योरी दिया। और कहता क्या है कि साहब एक ब्रह्मांड से पहले इस तरीके से अति घनत्व वाला एक पदार्थ था। इस अति घनत्व वाला पदार्थ था जिसमें समस्त ऊर्जा और समस्त भौतिक पदार्थ समाहित थे। और उन्होंने कहा कि बिग बैंग के तहत कि इस जो अति घनत्व वाला यह जो पदार्थ है इसमें विस्फोट होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और जैसे ही नाभिकीय विखंडन होता है तो यह नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत कहता है कि भारी नाभिक जो है, हेवी न्यूक्लियस, दो छोटे न्यूक्लियस में टूटते हैं। कैसे होते हैं? तो दो छोटे न्यूक्लियस में टूटते हैं और +3 न्यूट्रॉन जो है फ्री करता है, और यह फिर 3 न्यूट्रॉन जो है इनको तोड़ेगा, ये इसको फिर तोड़ेगा दो भाग में। इस तरीके से यह दो भागों में तोड़ रहा है, इसको फिर ये दो भागों में तोड़ रहा है, इसको भी दो भागों में ऐसे तोड़ रहा है। और इस तरीके से कहता है कि ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आज भी हो रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भाई साहब हमारे ब्रह्मांड के आगे भी कोई ब्रह्मांड है, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे क्षितिज के बाद भी आगे कोई क्षितिज है। तो इसी तरीके से एक परिकल्पना है कि हमारे ब्रह्मांड के आगे भी कोई ब्रह्मांड है। और यह जो बिग बैंग थ्योरी है जॉर्ज लेमेंटेरे का, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। और उन्होंने कहा कि यह जो अति घनत्व आप जानते हैं, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, या कह दे मास बटा में वॉल्यूम, डी बराबर यानी डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम हो जाता है। तो अति घनत्व वाला पदार्थ था और इसी अति घनत्व पदार्थ में विश्व की समस्त ऊर्जा और समस्त पदार्थ समाहित थे। नाभिकीय विखंडन होता है जॉर्ज लेमेंटेरे के अनुसार, जिन्होंने महाविस्फोट या बिग बैंग का थ्योरी दिया। और इसके तहत ये जो दो परमाणु में टूटता है, दो केंद्र में टूटता है, और यह जो दो केंद्र है फिर लगातार टूट रहे हैं और आज तक टूट रहे हैं। कारण है कि आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है। तो इस तरीके से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई यह बातें हैं कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे। तो दो विचार, एक एडविन हबल का और दूसरा जॉर्ज लेमेंटेरे का। अब देखेंगे आकाशगंगा क्या है। ठीक है, अब देखेंगे आकाशगंगा या गैलेक्सी। ब्रह्मांड को देखें, ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा। और आकाशगंगा के बारे में आप भी जानेंगे हम लोग। देखेंगे आकाशगंगा जो है, अगर इनका परिचय लें तो यह असंख्य तारों का समूह है। असंख्य परिचय लें तो असंख्य तारों का समूह है, जो कि विभिन्न आकार में पाया जाता है। और उनके आकार की बात करें तो यह सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है, या फिर अंडाकार हो सकता है, या अनियमित होता है। ठीक है, आप जाएंगे कभी रात में सोते हो छत पर तो आप देखेंगे, या रात में देखिए तो अंधेरी रात में देखेंगे तो यह जो आप पृथ्वी से आप देख रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे तो तारों का इस तरीके से ब्रह्मांड में ऐसे देखेंगे, या मान लो ब्रह्मांड ऐसे है तो इस ब्रह्मांड में इस तरीके से तारों का इस तरीके से धुंधला जो है इस क्षितिज से उस क्षितिज तक दिखाई पड़ता है। दैट इज द आकाशगंगा या गैलेक्सी, यही गैलेक्सी है। हमने बताया कि असंख्य तारों का समूह है और इसका आकार सर्पिलाकार, अंडाकार या अनियमित आकार का हो सकता है। और कहा जाता है कि ब्रह्मांड में करीब 100 अरब
कहीं कहीं लिखता है 200 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, यानी खरबों तारे हैं इस आकाश गंगा में। और आपको बता दें यह आकाश गंगा जो है इस क्षितिज से उस क्षितिज तक दिखाई पड़ता है। अब बात होती है कि यह आकाश गंगा हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं या इसकी उत्पत्ति देख लें, आकाश गंगा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आप देखें अभी देखिए कि बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड का निर्माण, बिग बैंग थ्योरी देखें। और जब बिग बैंग थ्योरी हुआ या विस्फोट हुआ, नाभिकीय विखंडन हुआ, तो हाइड्रोजन गैस के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे व्यापक पैमाने। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 2 है, ये परमाणु भार 2 है। तो हाइड्रोजन और ये हल्का गैस था और इसके बादल उमड़ने घुमड़ने लगे। और शुरुआत में जब यह तारों का निर्माण या आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त जो इसका वितरण था असमान था और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण यह नेबुला के आकार का हो गया, जिसके कारण आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। या फिर कह दें कि तारों का भी निर्माण की परिकल्पना भी यही है। आकाश गंगा या तारों का निर्माण होता है इस हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। ऐसे मान लो बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और इन्हीं उमड़ने घुमड़ने से बादलों से आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। उसे बोलते हैं निहारिका, यानी निहारिकाओं या नेबुला के द्वारा यानी हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। द क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेबुला, यह निहारिका के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यह निहारिका जो है आकाश गंगा और तारों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नेबुला के द्वारा आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। और आपको बता दें कि यह आकाश गंगा का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। कितना? तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले होता है। किसका? आकाश गंगा या गैलेक्सी। अब होता है कि हम पृथ्वीवासी या पृथ्वी या हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा का भाग है उसका नाम है मंदाकिनी या किसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्की वे या इसका एक हिंदी नाम और है दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला। और इस दुग्ध मेखला में अरबों तारे हैं और उस अरबों तारे में से एक हमारा तारा है, उसका नाम है सूरज या सूर्य। और इसी में सौरमंडल है। अब देखेंगे हमारे मंदाकिनी के जस्ट जो बगल में एक और आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा का नाम है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा अंग्रेजी में ही लिखना अच्छा लगता है, अब हिंदी में भी लिख सकते हैं एंड्रोमीडा। ठीक है, तो एंड्रोमीडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, यानी हमारी आकाश गंगा का सबसे नजदीक का कोई आकाश गंगा है तो एंड्रोमीडा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा सौरमंडल या हमारी पृथ्वी किसका भाग है, तो जो आकाश गंगा हमको आकाश में दिखाई पड़ता है उसका नाम है मंदाकिनी या मिल्की वे। ठीक है, अब हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे तारों के बारे में। ये तारे कैसे हैं, यानी स्टार्स कैसे होते हैं, आपको बता दें। अब तारों के बारे में, तो तारों का निर्माण कैसे, अगर हम इनका निर्माण देख लें, इनकी उत्पत्ति कैसे है। ठीक है, यह चमकते क्यों हैं और इनका विनाश कैसे होता है। अगर इस फॉर्मेट में देख लें तो तारों से संबंधित परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे के सारे अभी तक जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो सीसी लेवल का हो, रेलवे का हो या पीसीएस लेवल का हो, आईएएस लेवल का तक बात कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न इन्हीं फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ेंगे। तारों का निर्माण कैसे होता है, चमकते क्यों हैं और इसका विनाश। आप जानते हैं कि आकाश में असंख्य तारे हैं,
असंख्य तारे हैं ये, ठीक है। ये असंख्य तारे आपको दिखाई पड़ते होंगे, बड़े रोचक लगते होंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भाई वंडर व्हाट यू आर, आपको बचपन से ही इन कविताओं को सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो तारों का चमकना अपने आप में एक रोचकता पैदा करता है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक है, तो प्रकाश के पवर्तन की घटना है, या फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के पवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। रियल में तारे हैं कैसे, तारों का निर्माण कैसे हुआ, इसको देखें तो आप जानते हैं कि आकाशगंगा, ऐसे समझे, नेबुला या निहारिका, निहारिका या नेबुला के द्वारा आकाशगंगाओं, ये सॉरी, तारों का निर्माण होता है। तो फिर पूछेंगे कि ये नेबुला और निहारिका क्या है, तो हाइड्रोजन गैस का बादल है। हाइड्रोजन गैस का बादल है, जो आकाश गंगाओं के, जो आप आकाश गंगा देख रहे थे, इस आकाश गंगाओं के घूर्णन के कारण और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है तारों का निर्माण होता है। और आपको बता दें, यह जो तारे हैं चमकते हैं, इनका अपना प्रकाश यानी लाइट और उष्मा, अपना उष्मा होता है। जैसे कि आप सन को देखते हैं, सन भी एक तारा है, उसका अपना प्रकाश और उष्मा होता है, और उसका कारण है कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल रहा है, ठीक है, जिसके कारण उसका अपना प्रकाश होता है। जैसे देखते होंगे कि जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के साथ ही आप देखते हैं जितने भी लाइट है, जो भी कृत्रिम लाइट है, उस सबको ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि सूरज बाबा अकेले काफी हैं। जितनी भी ऊष्मा के स्रोत हैं, सॉरी ऊर्जा के स्रोत हैं या ऊष्मा के स्रोत हैं, उसमें सबसे बड़ा ऊर्जा और ऊष्मा का अगर कोई स्रोत है तो सन है, सबसे बड़ा ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है। और आज हमारे वैज्ञानिक जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल करके, सोलर प्लेट का इस्तेमाल कर करके आज जो है ऊर्जा का प्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि हम पारंपरिक तरीके से इस सोलर एनर्जी का हम लोग कई बार इस्तेमाल, जैसे कपड़ा सुखाने में, फसल को उगाने, प्लांट को उगाने में, या बहुत सारे इसके रूप हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश और उष्मा, लाइट एंड हीट, लाइट प्लस हीट प्रोड्यूस होता है किस पर, तो तारों पर। और तारों पर लाइट और हीट प्रोड्यूस होने का कारण क्या है कि यह जो हाइड्रोजन है साहब, यह हीलियम में बदलता है। किस में बदलता है, हीलियम में बदलता है, ठीक है। तो क्यों चमकता है, तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, इसलिए यह चमकता है। और आपको बता दें, हमारे सौरमंडल की अगर बात करें तो हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सब सूर्य की ऊर्जा और उष्मा से ही संचालित होते हैं या प्रकाशित होते हैं। अब देखेंगे इनका विनाश, तो हाइड्रोजन और हीलियम। और आपको बता दें, एक नेचुरल बात है कि जो भी है उसका समाप्ति है, चाहे वो अर्थ हो, ब्रह्मांड हो, या आकाशगंगाएं हो, या तारे हों, सबका नाश है, सबका समय लिमिट है कि इतने दिनों तक वो चलेंगे। तो यह जो हाइड्रोजन है, गैस है, हीलियम में बदल रहा है। अगर हीलियम कार्बन में बदलता है, ठीक है, और यह कार्बन लोहा में बदलता है, तो इस तरीके से एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इसे सुपरनोवा कहते हैं। और इस सुपरनोवा विस्फोट के साथ ही तारा क्या हो जाता है, समाप्त होता है, तारे समाप्त होते हैं। हमने कहा हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, तो प्रकाश उष्मा की प्राप्ति हो रही है, लेकिन यह कब तक, मान लीजिए कि 1 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष ऐसे चल रहा है। फिर यह हीलियम कार्बन में बदलता है, कार्बन लोहे में बदल जाता है, और लोहे के बाद में इसमें विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट है। अब है कि सुपरनोवा विस्फोट के साथ ही यह जो तारा है समाप्त हो जाता है, स्टार समाप्त हो जाता है। तो जैसे जैसे यह जलता है, इसके हाइड्रोजन, इसके जो है यह कम होते चला जाएगा, इसका घनत्व मतलब बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ेगा लेकिन आयतन इसका कम होगा। अब कहता है, एक है चंद्रशेखर सीमा,
हमारे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, एक वैज्ञानिक है जो 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर लिमिट दिए थे। तो इसमें चंद्रशेखर लिमिट की बात होती है कि जैसे तारों में जो विस्फोट या तारे जो समाप्त होते हैं, अगर 1.44 ms मास ऑफ सन, ms का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सन, यानी सन के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर अधिक यानी प्लस, अगर टूटे हुए तारे का, ये जो तारे समाप्त हो रहे हैं उनका द्रव्यमान 1.44 ms से अधिक होता है तो वह कृष्ण छिद्र बनाएगा, ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र बनाएगा, छिद्र या ब्लैक होल बनाएगा, ब्लैक होल बनाएगा, या फिर न्यूट्रॉन तारा बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूट्रॉन तारा। दो चीजें, अगर यह तारा टूट रहा है, हमने बताया कि तारा प्रकाश उष्मा से बन रहा है भाई, प्रकाश और उष्मा दे रहा है, और यह हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, हीलियम फिर अब आगे चलकर कार्बन में, कार्बन लोहा में बदलेगा तो विस्फोट होगा, क्योंकि अब तो हाइड्रोजन रह नहीं जाएगा। अब विस्फोट होगा तो सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारों का समाप्ति। तो जब तारा समाप्त हो रहा है तो यह अब धीरे धीरे इसका द्रव्यमान तो कम होगा लेकिन घनत्व तो बढ़ जाएगा, आयतन कम होगा, द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, यानी घनत्व तो ज्यादा होगा। अगर कहता है कि इसका द्रव्यमान, टूटे हुए द्रव्यमान मतलब टूटे हुए तारों का द्रव्यमान जो है, अगर चंद्रशेखर लिमिट गई, ये जो चंद्रशेखर लिमिट कहता है कि टूटे हुए तारों का द्रव्यमान अगर सन के द्रव्यमान का 1.44 गुना अधिक हो यानी प्लस हो तो वह कृष्ण छिद्र बनाएगा या न्यूट्रॉन तारा बनाएगा। अगर यह इतने से कम हो यानी सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से कम हो तो वह श्वेत बामन या व्हाइट ड्वार्फ बनाएगा, व्हाइट ड्वार्फ बनाता है। इसके बाद वह जीवाश्म तारा बनाता है, जीवाश्म तारा बनाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि तारों का निर्माण निहारिका के द्वारा, हाइड्रोजन गैस वो जो घूमते गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन गैस के द्वारा तारों का निर्माण, वह तारा चमकता है। हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है और फिर यह हीलियम कार्बन और लोहा में बदलता है तो सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट होता है तो तारा समाप्त होता है। तारा जब समाप्त होता है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो अति घनत्व वाला होगा और सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 हो, जो चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं इसको। चंद्रशेखर लिमिट है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने इस बात का खोज किया था। तो चंद्रशेखर लिमिट से अगर यह इतना अधिक होता है, 1.44 अधिक होता है तो या तो ब्लैक होल और या फिर न्यूट्रॉन तारा बनाएगा, अगर कम होता है तो श्वेत बामन। अब इस पर कई बार प्रश्न बने ब्लैक होल पर। ब्लैक होल की परिकल्पना फर्स्ट टाइम किसने दी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल की परिकल्पना, हाइपोथेसिस किसने दिया? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया। अब है कि ब्लैक होल के बारे में कहता है कि इसे यहाँ से अगर प्रकाश को भी गुजारा जाए तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है कि जो भी चीजें गुजारी जाती है इसी में जाकर के समाप्त हो जाता है। यहाँ तक प्रकाश को भी भेजते हैं तो प्रकाश भी वहां जाकर के समाप्त हो जाता है। बाकी अन्य चीजों को तो मान लो इसको छोड़ेंगे तो ये तो चला ही जाएगा। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो पृथ्वी का ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको छोड़ते हैं तो ये पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, तो ये तो कृष्ण छिद्र की बात ही छोड़ो, हाई डेंसिटी है, बहुत ज्यादा घनत्व है, और घनत्व होने के कारण इससे हम जब प्रकाश को भी, इस ब्लैक होल से प्रकाश को भी गुजारते हैं तो यहाँ तक कि प्रकाश को भी वो अपने में खींच लेता है। ठीक है, आगे देखेंगे सौर मंडल और ज्योग्राफी के चैप्टर स्टार्ट रहेंगे। और आपसे गुजारिश होगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट लिखें, नहीं अच्छा लगता है तो पर भी कमेंट लिखें। ठीक है, और यूट्यूब पर देखने की कोशिश करें।